जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट के बारे में। सैनिक स्कूल के मेडिकल राउंड फर्स्ट के 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेडिकल में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो उस बॉडी का क्या क्या मेजरमेंट सैनिक स्कूल सोसाइटी के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जिस जिस बच्चे का मेडिकल है तो उनको क्या तैयारियां मेडिकल देने से पहले उनको करनी है, ये भी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सैनिक स्कूल के मेडिकल 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। जब बच्चा मेडिकल देने जाएगा तो उससे पहले उसको सबसे पहला काम है हेयर कट बच्चे को करवा लेना है। हेयर कट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई फैंसी स्टाइल में आप हेयर कट करके जाओ। सिंपल हेयर कट होना चाहिए। इसके अलावा नेल्स आपके कटे हुए होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और इसके अलावा जब आप जाएं तो ब्रश करके जाएं, ब्रश करके टीथ एकदम क्लीन, क्योंकि टीथ का टेस्ट भी वहाँ पर, दांतों का टेस्ट भी वहाँ पर होता है। तो जीभ और दांत दोनों को साफ करके जाएं। ऐसा नहीं है कि जीभ पर गंदगी जमी हुई है, दांत बिल्कुल गंदे हैं, सड़े हुए हैं, स्मेल आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मेडिकल देने जा रहे हो और आपको प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके। वहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा आडंबर वाला टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ चले गए, पता नहीं मेरा क्या क्या टेस्ट होगा तो हार्ट बीट बढ़ रही है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी वो गलत बात है। बिल्कुल आपको नॉर्मली जाना है। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ये तो मैं आसानी से टेस्ट दे सकता हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे अहम पॉइंट है, आपको हेयर कट करवाना है। आपको अपने नाखून काट के जाने हैं साफ सुथरे एकदम। और इसके अलावा दांत और जीभ बिल्कुल एकदम साफ करके जानी है। कहीं ऐसा नहीं कहीं गंदगी जमी नहीं होनी चाहिए। एकदम अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप होके एकदम तैयार होके आपको वहाँ पर जाना है। और एग्जाम पर एक दिन पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, एकदम रिलैक्स होके वहाँ पर आप पहुँचें। अगर पास में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल के टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या मेडिकल का टेस्ट सैनिक स्कूल द्वारा लिया जाता है। कैंडिडेट का जब मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है हाइट से। कैंडिडेट का सबसे पहले यानी बच्चे का सबसे पहले हाइट टेस्ट वहाँ पर किया जाएगा। फिर उसके बाद में वेट उसमें मेजर किया जाएगा बच्चे का। जैसा कि आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चे में हाइट एंड वेट का एवरेज होना चाहिए। इसके बाद में बच्चे की जो पल्स रेट है वो यहाँ पर चेक की जाती है। फिर बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाता है। ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चे का ये चेक किया जाएगा। बच्चे में हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज है ये यहाँ पर चेक किया जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी ये 6 पॉइंट हैं इनमें किसी में भी बच्चे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को इसमें इन 6 पॉइंट्स में किसी में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि बच्चे को किस किस पॉइंट में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है विजन टेस्ट का। विजन टेस्ट यानी कि आई साइट टेस्ट। अब आई साइट टेस्ट में जो कैंडिडेट है इसकी जो बेटर आइज है डिस्टेंस विजन में, यानी कि दूर से देखने की कैपेसिटी 6/6 होनी चाहिए और नियर विजन में भी 6/6 होनी चाहिए। अब एक कंडीशन इसमें ये क्रिएट होती है कि जो बच्चा चश्मा लगाता है यानी आई ग्लास पहनता है तो उस कंडीशन में वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो सकता है क्या? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैंडिडेट चश्मा पहनता है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कलर विजन टेस्ट, जिसे हम कलर ब्लाइंड टेस्ट भी बोलते हैं। अब कलर ब्लाइंड टेस्ट होता क्या है? कलर ब्लाइंड टेस्ट में एज यूजुअल बच्चे को 3 कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों कलर दिखाई नहीं देते हैं। इस कंडीशन में अगर किसी बच्चे को हैवी कलर ब्लाइंड होता है तो उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब देखिए कलर विजन टेस्ट आपका होगा किस तरीके से। आपको राइट हैंड साइड में आपको ये इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। इसमें कुछ लिखा हुआ है जैसे 16, 57, 29, 42, 7, 3, इस तरीके से इसमें जो लिखा हुआ है ये सभी आपको पढ़कर वहाँ पर बताना होगा। अभी पढ़ा कैसे जाएगा? कलर विजन टेस्ट के लिए आपको ये जो बुक है ये
एक इशियारा बुक आती है और इसके अलावा एक टोक्यो मेडिकल कॉलेज की बुक आती है। वो यहाँ पर पहले से अपने को प्रिपेयर कर लेनी है, पहले से पढ़ के चेक कर लेना है। एक बार आपको नेट पर भी मिल जाएगा। ये आपको वहाँ पर 15 मीटर की डिस्टेंस से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा पढ़ने में दिक्कत नहीं करता है तो उस बच्चे को मेडिकल टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। और अगर एक या 2 में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी बच्चा क्वालिफ़ाई हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी आप जो टेस्ट हो वो बता नहीं पाएँ, तो फिर तो डिस्क्वालीफ़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आगे आता है डेंटल टेस्ट। डेंटल टेस्ट में क्या चेक होता है? डेंटल टेस्ट में देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि बच्चा जब मेडिकल के लिए जाए तो अपने दाँत एकदम क्लीन करके जाए। दाँत, जीभ, ऐसा नहीं हो कि बदबू ही आ रही है दाँत चेक करें तब, तो ऐसी प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि इसमें कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई किस ऑप्शन में हो सकता है। किसी भी कैंडिडेट यानी किसी भी बच्चे को अगर भयंकर पायरिया की बीमारी है और उस कंडीशन में अगर डॉक्टर ये बोलता है कि बच्चे का ऑपरेशन होगा या दांत निकाला जाएगा, तो उस कंडीशन में बच्चे को डिस्क्वालीफाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पायरिया की बीमारी है तो उस कंडीशन में बच्चे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट वहाँ पर बच्चे को कर लिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना इंट, यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट। कान, नाक और गले की जांच यहाँ पर की जाती है। अब कान की जांच आपकी किस तरीके से की जाती है? कान भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम अच्छे से नॉर्मल अच्छे तरीके से साफ़ करके वहाँ पर जाना है। जब चेक हो तो ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर गंदगी भरी हुई हो, डॉक्टर देखते ही कहे कि यार कैसा बच्चा है। तो ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब कान में देखिए, आपका जो सुनने की जो कैपेसिटी है कैंडिडेट की, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो टेस्ट होगा वो 610 मीटर की डिस्टेंस से कुछ धीरे से फुसफुसाहट की जाएगी दोनों कानों में। अब दोनों कानों से बच्चा अच्छे तरीके से सुन पाता है तो उस कंडीशन में बच्चा पास हो जाता है। अगर सुनने में प्रॉब्लम होती है तो शायद आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कान की जांच का एक और टेस्ट यहाँ पर है, एक ऑडियोमेट्रिक रिकॉर्ड टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट को 128 से 4095 साइकिल फ्रीक्वेंसी की स्पीड से वहाँ पर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें अगर बच्चा सुनने में कैपेबल है या नहीं है। अब बात आती है नॉज़ की, यानी नाक की। तो नाक का भाई आपका सीधी सी बात है, इस तरीके आपका एकदम पोस्चर है नाक का एकदम ठीक होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा हड्डी कोई की यहाँ से निकल रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है कहीं से, या कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी नाक के टेस्ट में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई होता है। गले की जांच, अब इसके बाद में आती है अपनी गले की जांच यानी थ्रोट टेस्ट। अब गले की जांच में बच्चे को या गले की जांच में प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो थायराइड ग्लैंड में होती है, जो हमारे यहाँ पर होती है। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि बच्चे को जो बीमारी होती है तब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, और कई बार थायराइड ग्रंथि का हमें ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर बच्चे का ऑपरेशन 5 साल से पहले हुआ है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, और अगर रिसेंटली अगर उसको ऑपरेशन हुआ था उस कंडीशन में बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप जो गला है, गले में, तालू में और इसके अलावा जबड़े में किसी भी तरीके की कोई बीमारी वहाँ बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब आता है सर्जिकल। सर्जिकल में यानी कंप्लीट बॉडी का जो टेस्ट है इसमें हो जाता है। अब सबसे पहला आता है सर्वाइकल रिब का। सर्वाइकल रिब जो आपका ये जो फेफड़े होते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिब यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। अगर किसी कैंडिडेट को सर्वाइकल रिब है, यानी किसी बच्चे के अगर सर्वाइकल रिब है, तो इस कंडीशन में उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट होता है कि जो बच्चा है उसकी खोपड़ी में किसी भी तरीके की कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो बच्चे की जो हार्ट डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और जो ब्लड वेन्स हैं उनमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि बच्चे को लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी बीमारी वहाँ पर बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है
जो बच्चे का लीवर और स्प्लीन है और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कि बच्चे को डाइजेस्टिव में ये प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रॉब्लम वहाँ पर चल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हैवी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होनी चाहिए। एक होता है इंगुनियल हर्निया, हर्निया की बीमारी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। और हर्निया की बीमारी में क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ हैं ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को, या फिर बच्चे को या किसी भी कैंडिडेट को। तो इस कंडीशन में अगर किसी का हर्निया का ऑपरेशन होता है तो हर्निया के ऑपरेशन में बच्चे को अनफिट किया जा सकता है। अब अनफिट कब नहीं किया जाएगा? अगर किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में अनफिट उस बच्चे को नहीं किया जाएगा जो बच्चा पिछले 1 वर्ष से पहले उसका ऑपरेशन हुआ हो। यानी 1 साल से पहले अगर उसका ऑपरेशन हुआ है और उसका डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं तो बच्चे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बच्चे को और कोई इंटरनल बीमारी नहीं होनी चाहिए, फिस्टूफिया फिशर की या फिर बवासीर वगैरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा किडनी से रिलेटेड, किडनी के जो रोग होते हैं ग्लाइकोसूरिया और अल्बुमिनिया, ऐसे कोई रोग डिजीज़ बच्चे को नहीं होनी चाहिए। स्किन में एक बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों को क्या होता है कि स्किन पर खुजली की वजह से दाग धब्बे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी बर्थ बर्थ डिजीज़ बच्चे को नहीं होनी चाहिए, और यानी कि जन्मजात यौन रोग बच्चे को नहीं होना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि अगर जो बच्चा है वो उसको मेंटल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि मानसिक बीमारी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों को मानसिक प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चे वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को मिर्गी आती है या फिर टॉयलेट की प्रॉब्लम कई बच्चों को होती है कि भाई बिना किसी टाइम के ही वो टॉयलेट कर देते हैं, पता नहीं चलता, तो ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे को डिस्क्वालीफाई वहाँ पर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट क्या है? अब फ्लैट फुट में देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 पोस्चर दिखाई दे रहे हैं। फ्लैट फुट में हमारा जो पैर होता है, पैर में जो नीचे का सबसे नीचे का जो पोस्चर होता है ये बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, ज़मीन पर बिल्कुल सीधा नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि इस पैर में भी दिखाई दे रहा है। और आपका जो बैक साइड है वो उसका पोस्चर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फ्लैट फिट और नॉर्मल फिट कौन सा होगा? नॉर्मल फिट में हमारा जो पैर है उसके अंदर की साइड, पैर के दोनों पैरों के अंदर की साइड, जब हम पैर जॉइंट करते हैं तो अंदर की तरफ आपको इस तरीके से हल्का सा गैप, इस तरीके से आपको कर्व बना हुआ मिलेगा। अगर किसी बच्चे के साथ फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें नॉकनी। नॉकनी में भी 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक होती है बोलैग और एक होती है नॉकनी। अब देखिए हमारा जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है पैरों का वो इस तरीके से होता है, यानी पैर एकदम बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जब आपको पैरों को सटा के खड़े होंगे, सटा के खड़े होने के बाद में आगे से हल्का सा ऐसे पैरों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको देखना है कि आपको जो पैरों का अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर परफेक्ट है तो कोई इशू नहीं है। अब बो लेग किस तरीके से होते हैं? बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसके पैर बाहर की तरफ खुले हुए हैं इस पोस्चर में, तो उस कंडीशन में बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक नौकनी की प्रॉब्लम होती है। नौकनी में कोई बच्चा जो होता है उसके पैर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, बीच में से तो अंदर की तरफ धंसे हैं और नीचे से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन का। अब ये जो वैक्सीनेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, एमएमआर, टिटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, बूस्टर डोज, मेनिंजाइटिस और एचआईवी बूस्टर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी डोज लगी हुई होनी चाहिए, नहीं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक आपको फॉर्म में चार्ट मिलेगा और उस चार्ट में आपको मेंशन करना है कि बच्चे को वैक्सीन की कौन सी डोज लगी हुई है। और अगर डॉक्टर वहाँ पर समझेगा कि ये ज़रूरत है कि भाई ये डोज़ बच्चे को और लगनी चाहिए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर वैक्सीनेशन के लिए आपको सजेस्ट कर सकता है, पर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, वैक्सीनेशन से कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, तो वो वहाँ आपको जमा करवाने होंगे। अब एक थर्ड पॉइंट आता है इसमें हैंड का, हाथों का पोस्चर भी सेम इसी तरीके से, यानी कि हाथ किसी कैंडिडेट के जब हम हाथ सीधे करते हैं तो बिल्कुल एकदम सीधे होने चाहिए। हाथ अंदर की तरफ धसे हुए नहीं होने चाहिए, ना ही बाहर की तरफ होने चाहिए। तो उस कंडीशन में बच्चों को निकाल दिया जा सकता है।
कॉमन सी बात अगर देखी जाए तो जो सैनिक स्कूल का जो मेडिकल होता है, इसमें बेसिक यहाँ पर जाँच की जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ मेडिकल होता है और हाँ, कुछ बच्चे डिस्क्वालीफ़ाई होते हैं और कुछ बहुत कम बच्चे डिस्क्वालीफ़ाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफ़ाई होते हैं, नॉर्मल मेजरमेंट इसमें होता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब आप मेडिकल के लिए जाएँ तो एकदम से अपना हेयर कट करवा के, नाखून वगैरह काट के, साफ़ करके, मुँह साफ़ करके, ऐसा नहीं है कि मुँह में बदबू आ रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बेसिक सी चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट होके जानी है, प्रिपेयर रखनी है और इसी के साथ में अब मैं डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी शाम तक मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। ठीक है विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।